कहानी की शुरुआत होती है विक्को नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जिसने बचपन में ही अपने पिता को एक कार एक्सीडेंट के दौरान खो दिया था और ये कार बहुत ही ज्यादा ऊंचाई से गिरी थी। बस तभी से विक्को के मन में ऊंचाई को लेकर एक डर बैठ गया था। उसे ऐसा लगता था कि अगर वो ऊंचाई पर गया तो उसकी मौत हो जाएगी। इस वजह से वो स्कूल की तरफ से पिकनिक पर जाने में भी बहुत घबराता है। दरअसल आज सभी स्टूडेंट्स ने पहाड़ पर जाकर सूर्य ग्रहण देखने का प्लान बनाया था, लेकिन विक्को अपने इस डर की वजह से इस ट्रिप का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वो इसके बारे में सोच ही रहा था कि इतने में विक्को की मॉम आ जाती है और उसे समझाकर किसी तरह ट्रिप पर जाने के लिए मना लेती है। दूसरी तरफ हम एक तांत्रिक को देखते हैं जो एक जादुई पत्थर को पाने के लिए किसी तरह की पूजा कर रहा था, ताकि उसके जरिए वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। कुछ देर की मेहनत के बाद तांत्रिक का जादू एक ड्रैगन का रूप ले लेता है, जो ठीक उसी ड्रैगन की तरह था जैसा विक्को की जैकेट पर बना हुआ था। वहीं अब हम विक्को और सभी स्टूडेंट्स को पहाड़ पर जाते हुए देखते हैं, जहां विक्को के साथ उसका एक दोस्त भी था। ये स्टूडेंट्स लगातार पहाड़ की तरफ जा रहे थे और कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक ब्रिज दिखाई देता है, जिसे सब एक एक करके क्रॉस करने लगते हैं। पर जब विक्को ब्रिज पर चलता है तो अचानक अपने डर की वजह से बीच में ही रुक जाता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक बनाने लगते हैं और तभी विक्को का दोस्त उसकी मदद कर किसी तरह उसे वापस खींच लेता है। पर विक्को अब एक भी मिनट यहाँ नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो यहाँ से भागकर एक चट्टान के पास आकर बैठ जाता है। विक्को का दोस्त भी उसका पीछा करते करते उसके पास आ जाता है और उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ हंसी मजाक करने लगता है। लेकिन इसी दौरान सूर्य ग्रहण शुरू हो जाता है। तभी अचानक पूरी जमीन हिलने लगती है, जिस वजह से विक्को के दोस्त का पैर स्लिप हो जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी एक चट्टान को पकड़ लेता है। इधर जब विक्को अपने दोस्त को मौत के मुंह में जाते हुए देखता है तो वो उसकी मदद करने का फैसला करता है, पर डर की वजह से उसके पैर आगे नहीं बढ़ पाते। जबकि विक्को का दोस्त लगातार उससे मदद मांगता रहता है, पर इससे पहले कि विक्को कुछ कर पाता, अचानक उसके पीछे की दीवार टूटने लगती है और उसमें एक पोर्टल खुल जाता है, जो पोर्टल विक्को को अपने अंदर खींच लेता है। इसके बाद विक्को एक अनजान जगह पर आकर गिरता है और उसे पता भी नहीं चलता है कि वो 1120 साल पुरानी दुनिया में आ चुका है। विक्को जैसे ही पोर्टल के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो पोर्टल अपने आप बंद हो जाता है, जिस वजह से वो यहीं पर फंस जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर ओलेश्को नाम के एक आदमी पर पड़ती है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल इकट्ठे कर रहा था। पर अचानक कुछ सिपाही आकर पीछे से उस पर हमला कर देते हैं, जिनका ओलेश्को डटकर मुकाबला करता है। इतने में ही वहां उन सिपाहियों का लीडर भी आ जाता है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर ओलेश्को को अपना बंदी बना लेता है। वहीं विक्को जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, अचानक उसका पैर चट्टान से फिसल जाता है और उसका मेगाफोन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से निकल रही आवाज सभी सैनिकों का ध्यान भटका देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर ओलेश्को वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, पर जाते जाते वो विक्को को भी अपने घोड़े पर बैठाकर अपने गांव ले जाता है। पर गांव वाले जब उसे देखते हैं तो उन्हें विक्को पर शक होता है कि कहीं ये कोई जासूस तो नहीं है, इसलिए वो उसे कमरे में कैद कर देते हैं। इसके बाद हम उस लीडर को उसी तांत्रिक के पास देखते हैं, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ वो लीडर उस तांत्रिक को विक्को के बारे में बताता है, जिसके बाद तांत्रिक फौरन उसे आग से एक ड्रैगन बनाकर दिखाता है और उस ड्रैगन को देखकर लीडर कहता है कि ऐसा ही निशान उस लड़के की जैकेट पर भी था। ये सुनकर तांत्रिक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि विक्को ही वो लड़का है जो उसे स्टोन ऑफ पावर तक पहुंचा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कमरे में बंद विक्को अपना फोन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल न आने की वजह से वो काफी उदास हो जाता है। पर तभी वहां ओलेनका नाम की एक लड़की उसके लिए खाना लेकर आती है और जब विक्को उससे इस जगह के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि ये 1120 का समय है। ये सुनते ही विक्को समझ जाता है कि वो उस पोर्टल की वजह से टाइम ट्रैवल करके अतीत में पहुंच गया है। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसके पास ओलेश्को आकर बताता है कि कल उसे गांव वाले अपने देवता के पास ले जाएंगे और वहीं उसका फैसला करेंगे कि वो बेगुनाह है या फिर नहीं। अगली सुबह वो लोग विक्को को एक झील में फेंक देते हैं, जहां वो एक क्रीचर को अपनी तरफ आते हुए देखता है, जो उसे मारने के बजाय झील से बाहर फेंककर विक्को को बेगुनाह साबित कर देता है और गांव वाले उसे अपने साथ रखने के लिए राजी हो जाते हैं। जिसके बाद विक्को उन्हें उस पोर्टल के बारे में बताते हुए कहता है कि वो फ्यूचर से आया है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। फिर गांव के एक इन्वेंटर उसे बताते हैं कि जिस पोर्टल से वो आया है वो सिर्फ सूर्य ग्रहण पर ही खुलता है, पर कुछ ऐसे तांत्रिक भी हैं जो उसे खोल सकते हैं, लेकिन उन तक पहुंचना आसान नहीं है। अगले ही दिन हम विक्को को ओलेश्को के साथ देखते हैं, जहां वो उसे तलवार चलाना सिखा रहा था ताकि वो वक्त आने पर अपनी रक्षा कर सके। इसी दौरान ओलेश्को एक नक्शा बनाकर विक्को को उस जगह के बारे में बताता है जहां वो तांत्रिक मिल सकता है। ये जानने के बाद विक्को अकेले ही उस तांत्रिक को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ तांत्रिक एक पक्षी को विक्को पर नजर रखने के लिए भेजता है।
इधर विको जैसे ही आगे बढ़ता है, उसकी मुलाकात ओलिंका से होती है, जो रास्ता ढूंढने में उसकी मदद करती है और दोनों फाइनली तांत्रिक की गुफा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी विको को एक विजन आता है जिसमें वो अपने आप को एक सुनसान जगह पर अकेला खड़ा हुआ देखता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उससे यहाँ आने का कारण पूछती है, जिस पर विको मदद मांगते हुए अपने समय में वापस जाने की बात कहता है। ये सुनकर वो आवाज उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तब जब विको उसे अपना सबसे डरावना राज बताएगा। इस पर वो बचपन में हुए एक हादसे के बारे में बताता है जिसमें उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और वो कार काफी ऊंचाई से नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से विको के फादर की डेथ हो गई और तभी से उसे ऊंचाई से डर लगने लगा। ये जानने के बाद वो आवाज विको से कहती है कि तुम्हें एक जादुई पत्थर को ढूंढना होगा, क्योंकि वही पत्थर अब तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस पहुंचा सकता है। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें पहले एक ऐसी जगह को खोजना होगा जहां बिना पंख वाले पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं, और जब वो तुम्हें मिल जाए तो फिर एक कपड़े को हवा में उड़ा देना और वो कपड़ा जिस दिशा में जाए बस तुम्हें वहीं जाना है। साथ ही वो आवाज विको को वार्निंग भी देती है और कहती है कि वो कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि उसमें खतरनाक शैतानी शक्तियां मौजूद हैं और वो तभी काम करेगा जब दो सच्चा प्यार करने वाले उसे छुएंगे। इसके बाद विको अपने विजन से बाहर आ जाता है और जो कुछ भी उसने देखा और सुना वो सब ओलेंका को बता देता है, जिस पर वो कहती है कि मैं एक ऐसी जगह के बारे में जानती हूँ। इतना कहकर वो उसे गांव में ले जाती है जहां सभी लोग पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रह रहे थे। तभी विको को दूसरी बात याद आती है और वो अपने बैग से कपड़ा निकालकर उसे हवा में उड़ा देता है और उसका पीछा करते हुए दोनों एक झील के पास पहुंच जाते हैं, जहां विको को वो जादुई पत्थर मिल जाता है। इधर तांत्रिक को भी इस बारे में पता चल जाता है और वो लीडर के सिपाहियों को उन्हें पकड़ने के लिए भेजता है, पर इन्वेंटर का एक साथी आकर उन्हें बचा लेता है। जिसके बाद विको जादुई पत्थर को उसी पोर्टल के पास लेकर जाता है जहां से वो इस दुनिया में आया था, लेकिन वो पत्थर काम नहीं करता। ये देखकर इन्वेंटर विको से कहता है कि जब तक इस पत्थर पर बिजली नहीं गिरेगी तब तक इसकी शक्तियां काम नहीं करेंगी, इसलिए वो इसे गांव के सबसे ऊंचे टीले पर छुपा देते हैं। दूसरी तरफ वो तांत्रिक पत्थर को पाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करता है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और बहुत तेज बारिश के साथ तेज बिजली कड़कने लगती है। ये देखकर विको पिंजरे में कैद एक आदमी को बारिश से बचाता है, जो कि असल में लीडर का भाई था। रात में तेज बिजली कड़कने की वजह से टीले का वो हिस्सा जहां पत्थर रखा हुआ था टूटकर नीचे लीडर के भाई के पास गिर जाता है, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने आप को आजाद कर लेता है और उस पत्थर को लेकर लीडर के पास पहुंच जाता है। इसके बाद वो तांत्रिक उसकी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर नाकामयाब साबित होता है, क्योंकि विको ने ही उस पत्थर को ढूंढा था और अब वो ही उसकी पावर को वापस ला सकता था। अगले दिन गांव में सभी को पत्थर और लीडर के भाई के गायब होने का पता चलता है, जिसके बाद वो सभी मिलकर उसे वापस लाने का प्लान बनाते हैं और इन्वेंटर विको की मदद से एक पैराग्लाइडर तैयार करते हैं ताकि लीडर पर हमला किया जा सके। पर इससे पहले ही लीडर के आदमी आकर इन्वेंटर को मार देते हैं और ओलिंका को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। ओलिंका को देखकर लीडर उन पर बहुत गुस्सा करता है। वहीं दूसरी तरफ विको, जो कि अब ओलिंका से प्यार करने लगा था, वो उसे बचाने के लिए अकेले ही लीडर के कैंप में चला जाता है, जहां उसके सिपाही विको को पकड़ लेते हैं। लीडर उससे जादुई पत्थर को जागरूक करने के लिए कहता है और धमकाता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो ओलिंका को मार डालेगा। ये सुनकर विको ओलिंका की मदद से उस पत्थर को छूकर उसे जागरूक कर देता है और पत्थर की शक्तियां वापस आते ही लीडर अपने भाई को इन दोनों को मारने का ऑर्डर देता है और खुद तांत्रिक के साथ पत्थर से बने एक मॉन्स्टर को जिंदा करने के लिए चला जाता है। इधर लीडर का भाई आदेश मानकर जैसे ही विको को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसे विको की अच्छाई याद आ जाती है जिसने उसे बारिश में भीगने से बचाया था। इसीलिए वो दोनों को अपना घोड़ा देकर यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन जब लीडर को इस बात का पता चलता है तो वो अपने भाई को मौत के घाट उतार देता है। पर विको और ओलिंका किसी तरह उससे बचकर अपने गांव वापस आ जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि लीडर अपनी सेना के साथ उन पर हमला करने के लिए आ रहा है और उनके साथ वो पत्थरों से बना मॉन्स्टर भी है। सभी गांव वाले मिलकर मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सारे वार बेकार हो जाते हैं। इसके बाद उनकी नजर तांत्रिक पर पड़ती है, जो कि उस जादुई पत्थर की मदद से मॉन्स्टर की शक्ति को काबू कर रहा था, यानी वो उस पत्थर के जरिए मॉन्स्टर को मॉनिटर कर रहा था। ये देखने के बाद ओलेश्को मॉन्स्टर को नदी में गिराकर उसे खत्म करने के बारे में सोचता है, इसलिए वो मॉन्स्टर के सामने आकर उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और मॉन्स्टर भी उसके पीछे पीछे नदी के पास पहुंच जाता है। नदी के पास पहुंचते ही ओलेश्को एक चाल चलता है। वो पहले खुद नदी में कूदता है और फिर बड़ी समझदारी से मॉन्स्टर को भी नदी में गिरा देता है। ये देखकर सभी गांव वालों को लगता है कि वो मारा गया, इसलिए वो खुशी मनाने लगते हैं। पर तभी उनकी नजर आसमान पर पड़ती है, जहां एक बार फिर सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला था। और जब विको को इस बात का पता चलता है तो वो तुरंत घोड़ा लेकर उसी पोर्टल के पास पहुंच जाता है, लेकिन पोर्टल का दरवाजा अभी भी नहीं खुल रहा था, जिससे वो समझ जाता है कि मॉन्स्टर मरा नहीं है, बल्कि वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि जब तक जादुई पत्थर की शक्ति तांत्रिक के पास है तब तक पोर्टल नहीं खुलेगा।
इसलिए वो वापस गांव में आ जाता है, जहां आने के बाद वो देखता है कि लीडर ने अपनी पूरी सेना के साथ मिलकर गांव वालों पर हमला कर दिया है, लेकिन इन्वेंटर के बाकी साथी जल्द ही उन पर काबू पा लेते हैं। लेकिन तभी मॉन्स्टर नदी से बाहर निकलता है और वो इन्वेंटर के साथियों पर हमला कर देता है। ये देखकर विको को एक आइडिया आता है और वो अपनी ऊंचाई का डर भूलकर इन्वेंटर द्वारा बनाए गए पैराग्लाइडर को लेकर टावर से नीचे कूद जाता है और उड़कर तांत्रिक पर हमला कर देता है, जिस वजह से तांत्रिक के हाथ से वो पत्थर छूट जाता है और पत्थर के छूटते ही मॉन्स्टर अपनी जगह पर जम जाता है। इसके बाद विको जल्दी से उस पत्थर को अपने काबू में कर लेता है, लेकिन तभी उसके सामने लीडर आ जाता है, जो विको को पत्थर को उसके हवाले करने के लिए कहता है, पर विको उसे नदी में वापस फेंक देता है, जिस वजह से मॉन्स्टर भी कई टुकड़ों में टूटकर खत्म हो जाता है। ये देखकर लीडर को बहुत गुस्सा आता है और वो विको को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां ओलेश्को आ जाता है और लीडर को मार देता है। वहीं अब विको दोबारा उसी पोर्टल के पास आता है और ओलेंका को अलविदा कहकर अपने टाइम में वापस लौट जाता है। पर लौटने के बाद उसे पता चलता है कि वो उसी समय पर वापस आया है जिस वक्त वो वहां से गायब हुआ था, यानी अभी भी उसका दोस्त उसी चट्टान पर लटका हुआ था, जिसके बाद विको उसे बचा लेता है क्योंकि अब उसका ऊंचाई का डर खत्म हो चुका था। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि विको एक पुराने पत्थर को छू रहा है और उसी समय अतीत में ओलेंका भी उसी पत्थर को छू रही है, और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्या विको कभी ओलेंका से मिल पाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।